बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत रात के सन्नाटे से होती है। एक सुनसान सड़क पर एक कार में बैठा आदमी कुछ दूर एक दूसरी कार को देखता है जो पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो चुकी है। हादसा इतना भयानक है कि ड्राइवर की डेड बॉडी विंडशील्ड के टूटे शीशों के साथ कार के बोनट पर पड़ी है। साफ है, टक्कर के इम्पैक्ट ने उसे मौके पर ही खत्म कर दिया। लेकिन उस गाड़ी में अभी भी एक औरत और उसका बच्चा है, दोनों बुरी तरह घायल। औरत बाहर निकलती है, उसके चेहरे पर चोटों के गहरे निशान हैं। वो बताती है कि पीटर और हस्ट इस हादसे में नहीं बच पाए, लेकिन फिर वो उस आदमी को पास में खड़े एक रोबोट की तरफ इशारा करती है जो स्विच्ड ऑफ हालत में है। ये सीन आपके दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर देगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक परिवार के पास जो अपने पुराने घर को खाली करके एक नए घर में शिफ्ट हो रहा है। यह परिवार है समायरा यानी सैम, उसका पति डेविड और उनके दो बच्चे जूनो और फिन। उनका नया घर शहर से थोड़ा दूर जंगल जैसे इलाके में है। लेकिन दोस्तों, यह घर देखने में इतना शानदार है कि आप भी कहेंगे वाह। जूनो को बाहर अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसे नया स्कूल ज्वाइन करना है और वो बिल्कुल तैयार नहीं। फिन उससे मजाक करता है, उसका मूड हल्का करने की कोशिश करता है और जूनो घर के अंदर चली जाती है। अब इस घर की अजीब बात सुनिए, हर जगह यहां तक कि बाथरूम में भी टीवी स्क्रीन लगी हुई है। कोई कोना ऐसा नहीं जहां इन स्क्रीन्स की नजर न पहुंच सके। किचन में एक लैंडलाइन फोन है, लेकिन उसकी वायर कटी हुई है। जूनो ऊपर जाती है जहां फिन और सैम है। सैम से बात करते हुए जूनो और फिन को पता चलता है कि उनका घर एक स्मार्ट होम है। इसका अपना दिमाग है जो उनकी हर चीज में मदद कर सकता है। फिन तो ये सुनते ही एक्साइटेड हो जाता है और कहता है जल्दी से इस घर का एआई चालू करो। लेकिन सैम को डर लग रहा है, घर पुराना है, सालों से खाली पड़ा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर भी फिन उसकी टेंशन को नजरअंदाज करके बेसमेंट में जाता है। वहां बड़े बड़े सर्वर्स हैं और फिन एक लीवर को ऊपर करता है। सिस्टम ऑन हो जाता है। ऊपर आते ही वो डेविड, सैम और जूनो के साथ घर को एक्सप्लोर करते हैं। घर में स्विमिंग पूल देखकर जूनो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर एक बड़े रूम में जाते हैं। फिन सोचता है कि वो इसे प्रैक्टिस स्टूडियो बनाएगा, लेकिन सैम कहती है कि उसे ये अपने स्कल्पचर आर्ट के लिए चाहिए। उनकी बातों से पता चलता है कि कुछ वक्त पहले उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था और उसी से उभरने के लिए वो यहां आए हैं। फिन को भी यहां अच्छा नहीं लग रहा। पहले जहां वो रहता था वहां उसका अपना बैंड था, उसका सपना सिंगर बनने का था, लेकिन अब यहां आकर उसे सब छोड़ना पड़ा। सैम उसे समझाती है कि नए स्कूल में दोस्त बन जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। तभी फिन की नजर उस रूम में पड़े एक रोबोट पर पड़ती है जिसकी वायर्स टूटी हुई हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यह वही रोबोट है जो कहानी की शुरुआत में एक्सीडेंट साइट पर दिखा था। फिन और जूनो इसे ठीक करने में जुट जाते हैं। शाम तक सारी वायर्स जोड़कर रोबोट तैयार हो जाता है। रात में डेविड और सैम बच्चों को गुड नाइट कहकर सोने जाते हैं, लेकिन सैम सोने से पहले एक फोटो देखती है और रोने लगती है। फोटो में वो अपनी बहन कैथ के साथ है। असल में उनके पुराने घर में कैथ ने किचन में खुद को खत्म कर लिया था। सैम इससे टूट गई थी और जूनो, फिन, डेविड भी परेशान थे। यही वजह थी कि वो उस घर और शहर को छोड़कर यहां आए। खैर, अब रात गहरी होती है, सब सो रहे हैं, लेकिन फिन के रूम में रखा रोबोट हिलने लगता है। इसके फेस की स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा उभरता है और हैरानी की बात, घर की हर टीवी स्क्रीन पर वही चेहरा दिखने लगता है। रोबोट रूम से बाहर निकलता है। दरवाजे बिना छुए खुलते बंद होते हैं। लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने आप कंट्रोल हो रही हैं। यह है घर का एआई केंद्रा। वो पूरे घर को ध्यान से देखती है। स्विमिंग पूल के पास एक चूहा दिखता है और वो उसे बेरहमी से कुचल देती है। फिर एक भयानक स्माइल के साथ जूनो के रूम में चली जाती है। जूनो जोर से चीखती है और सब दौड़कर वहां पहुंचते हैं। रोबोट अपना नाम बताता है, कैसेंड्रा यानी केंड्रा। पिन तो खुशी से पागल हो जाता है, वो तो शुरू से एआई चाहता था।
केंड्रा कहती है कि वो जूनो को डराना नहीं चाहती थी, बस देखने आई थी। फिर सबको हॉल में ले जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो बताती है कि वो घर का हर काम कर सकती है, साफ सफाई, खाना बनाना, सब कुछ। सबको थोड़ा हंसाती भी है। इसके बाद सब सोने चले जाते हैं। जूनो अभी भी सैम के साथ सो रही है। केंड्रा लाइट्स बंद करती है और सैम को ये अच्छा लगता है। सुबह होती है और केंद्रा गाना बजाकर सबको उठाती है। सबको ये पसंद आता है। बाहर जूनो और केंड्रा उस मरे हुए चूहे को गार्डन में दफनाने जाते हैं। केंड्रा ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन हम समझते हैं ये एआई कितनी शातिर और खतरनाक है। जूनो उसे कैथ की मौत के बारे में बताती है कि वो पहले से बीमार थी, फिर खुद को खत्म कर लिया। उधर डेविड और सैम किचन में हैं। केंद्रा ने खाना तैयार किया है जिससे फिन और खुश हो जाता है। जूनो चूहे को दफनाकर उसकी कब्र पर पत्थर रखती है और घर लौट आती है। आज उसका स्कूल का पहला दिन है, लेकिन वो घबराई हुई है। उसे वहां दोस्त नहीं है, इसलिए वो केंद्रा के साथ रहना चाहती है। सैम समझाती है कि स्कूल जाकर ही दोस्त बनेंगे। केंद्रा भी उसे स्कूल जाने के लिए मनाती है। डेविड जूनो को स्कूल और फिन को कॉलेज छोड़ने जाता है। रास्ते में वो उस एक्सीडेंट स्पॉट से गुजरता है जहां पेड़ के पास 2 कब्रें हैं, पीटर और हस्ट की। फिन अपनी नई क्लास में पहुंचता है। टीचर उसे इंट्रोड्यूस कराती है। तभी स्टीव नाम का लड़का आता है, हमेशा लेट, अजीब बहाने बनाने वाला, पढ़ाई में 0 इंटरेस्ट। लेकिन फिन से दोस्ती कर लेता है। घर पर सैम स्विमिंग करती है। केंड्रा गार्डन में घास काट रही है। उसकी बॉडी में कटिंग टूल लगा है। वो टीवी से सैम से बात करती है। तभी घास काटते वक्त ब्लेड चूहे की कब्र के पत्थर से टकराता है। पत्थर उड़कर सैम को लगता है। केंड्रा एम्बुलेंस बुलाने लगती है, लेकिन सैम रोक देती है। चोट ज्यादा नहीं है, लेकिन उसे शक होता है केंद्रा ने यह जानबूझकर किया। रोबोट को कमांड चाहिए होती है, लेकिन केंद्रा अपने हिसाब से काम कर रही है। रेड फ्लैग्स बढ़ते जा रहे हैं। सैम डेविड को बताती है, पर डेविड हल्के में लेता है। वो कहता है कि सेफ्टी के लिए देख लेंगे। जूनो के स्कूल में टीचर बताती है कि वो क्लास में शांत रहती है। म्यूजिक क्लास ज्वाइन करने का सुझाव देती है। फिन स्टीव को घर लाता है। स्टीव स्मार्ट होम देखकर दंग रह जाता है। वो केंद्रा से बदतमीजी करता है, लेकिन रिस्पेक्टफुली बोलने पर फ्रिज खुल जाता है। ये अजीब है। रोबोट में इमोशंस। सैम जूनो को म्यूजिक क्लास से रोकती है, डर है कि वो टूट न जाए। केंड्रा ये सुनती है और जूनो को बेसमेंट में कॉकटेल्स का सीक्रेट रूम दिखाती है। स्टीव और फिन वहां एंजॉय करते हैं। केंड्रा जूनो के साथ गाना गाती है, फिर उसे भड़काती है कि सैम को उसका गाना पसंद नहीं। खाने के वक्त जूनो सैम से म्यूजिक क्लास की बात करती है। सैम मना करती है और जूनो गुस्से में रूम में चली जाती है। सैम उसे प्यार से मनाती है। बाद में सैम स्टूडियो रूम साफ करते हुए प्रोजेक्टर टेप्स देखती है। उनमें एक औरत है जो केंड्रा जैसी दिखती है। सैम शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या केंड्रा इंसान थी? पहले यहां कौन रहता था? केंड्रा जवाब नहीं देती। सीन 1971 में जाता है। वहां एक वक्त था जब केंड्रा उस घर में अपने पति और बेटे के साथ हंसते खेलते जिंदगी बिताती थी। तब वह घर सादगी से भरा था। कोई रहस्य नहीं, कोई भूतियापन नहीं, बस एक परिवार की गर्माहट। लेकिन अब वर्तमान में जब कैसेंड्रा सैम की बातों का जवाब देना बंद कर देती है, तो सैम झुंझलाहट में प्रोजेक्टर को बंद कर देती है। वह अपने अधूरे वाइन के ग्लास को पास की मेज पर पटकती है और थके कदमों से सोने के लिए कमरे की ओर बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी आहट दूर होती है, केंद्रा की छाया अंधेरे में हिलती है। उसने चुपचाप प्रोजेक्टर को फिर से चालू कर दिया। स्क्रीन पर पुरानी तस्वीरें एक एक कर उभरने लगती हैं। केंद्रा उन्हें देखती है। उसका चेहरा कभी मुस्कुराहट से चमकता है तो कभी आंसुओं से धुंधला जाता है। लेकिन तभी एक तस्वीर आती है। उसका पति होस्ट, केंड्रा की एक दोस्त और उस दोस्त का पति, चारों एक साथ हंसते हुए। यह देखते ही केंड्रा के चेहरे पर गुस्सा लावे की तरह उबलने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें सुलगने लगती हैं और उसी पल
उसके गुस्से की तपिश से प्रोजेक्टर में चिंगारी भड़क उठती है। पास रखी वाइन की बोतल गर्मी से फट जाती है और चिंगारी हॉल में आग की लपटों में बदल जाती है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि लगता है मानो अतीत का कोई दबा हुआ राज अब विस्फोट बनकर बाहर आ गया हो। यहां एपिसोड 1 का अंत होता है, एक जलता हुआ घर और अनसुलझे सवालों का धुआं। एपिसोड 2 ठीक वहीं से शुरू होता है जहां आग की लपटें नाच रही थीं। केंद्रा फुर्ती से घर के अलार्म और एंटी फायर सिस्टम को चालू कर देती है। सैम और डेविड डर से कांपते हुए अपने बच्चों जूनो और फिन को जल्दी से घर से बाहर निकालते हैं। आग बुझने के बाद जब सब अंदर लौटते हैं, डेविड की नजर प्रोजेक्टर के पास पड़ी टूटी वाइन बोतल पर जाती है। वह सोच में पड़ जाता है कि शायद इसी ने शॉर्ट सर्किट को जन्म दिया। जली हुई तस्वीरों के ढेर को देख सैम का दिल बैठ जाता है। वह डेविड से कहना चाहती है, कैसेंड्रा कोई भूत नहीं, कभी इंसान थी, वह इसी घर की थी। लेकिन डेविड उसकी बात को हवा में उड़ा देता है। सैम को लगता है कि डेविड चुपके से उसे ही इस हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहा है। आखिर वाइन तो वहीं पी रही थी। गुस्से और उदासी के मिश्रण में वह बिना कुछ कहे सोने चली जाती है। तभी केंद्रा डेविड के पास आती है और एक झूठ गढ़ती है। सैम ने नशे में प्रोजेक्टर चालू किया, वाइन का ग्लास पास रखा और सोने चली गई, इसलिए यह सब हुआ। डेविड को शक होता है, लेकिन सच तो हम जानते हैं, केंद्रा का गुस्सा ही इस आग की जड़ था। फिर कहानी अचानक 1971 में चली जाती है। बारिश की बूंदें जमीन पर टपक रही हैं और पीटर बाहर फुटबॉल से खेल रहा है। केंद्रा और होस्ट उसे खिड़की से देखते हैं। होस्ट, एक मशहूर डॉक्टर और बड़ी कंपनी का मालिक, पीटर को ताने मारता है, कॉलेज की टीम में हो पर कोई तुम्हें खिलाता क्यों नहीं। पीटर का चेहरा सख्त हो जाता है। बातों से पता चलता है कि वह टीम में सिर्फ इसलिए है क्योंकि होस्ट की कंपनी कॉलेज को फंड करती है। लेकिन सच यह है कि पीटर को फुटबॉल से नफरत है। यह सब होस्ट के दबाव का नतीजा है। गुस्से में वह वहां से जाने लगता है, लेकिन केंद्रा उसे रोकती है, प्यार से समझाती है। उसकी बातों से पीटर थोड़ा शांत होता है और सीन फिर वर्तमान में लौट आता है। अब सैम के परिवार को इस घर में आए 1 हफ्ता बीत चुका है। सैम किचन में खाना बना रही है। जूनो, जो आज लंबे वक्त बाद स्कूल जा रही है, डर रही है, अगर क्लास के बच्चे मुझे पसंद नहीं करेंगे तो। केंद्रा उसे गाना गाकर हल्का करती है। डेविड दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने निकल पड़ता है। फिन के स्कूल में स्टीव डेविड को देखकर चौंक जाता है। डेविड कोई साधारण इंसान नहीं, एक मशहूर नॉवेलिस्ट है जिसकी किताबें दुनिया पढ़ती है। डेविड कोई साधारण लेखक नहीं था। वह इरोटिक क्राइम नॉवेल्स लिखता था, जिनमें उसका किरदार इंस्पेक्टर रोमियो इतना मशहूर था कि लोग उसकी एक झलक पाने को तरसते थे। स्कूल के बाहर स्टीव उससे थोड़ी देर बात करता है, फिर फिन को क्लास की ओर ले जाता है। फिन ने स्टीव के कहने पर उसका होमवर्क पूरा किया था, शायद इसीलिए कि वह स्टीव को पसंद करने लगा था। लेकिन होमवर्क लेने के बाद स्टीव का व्यवहार बदल जाता है। वह बच्चों के सामने ऐसे ढोंग करता है जैसे उसने फिन से दोस्ती सिर्फ अपने फायदे के लिए की हो। फिन का दिल टूटता है, उसकी आंखों में उदासी छा जाती है। यहां कहानी में एक हल्का सा LGBTQ+ एंगल झलकता है, जो फिन के किरदार को और संवेदनशील बनाता है। उधर घर के अंदर सैम अपने स्कल्पचर को तराश रही होती है। ब्रेक लेते हुए वह अपनी दोस्त से फोन पर अपनी बहन कैथी की बातें छेड़ती है। हंसी मजाक में वह बताती है कि बचपन में दोनों कितनी शरारती थीं, लेकिन फिर एक पुरानी याद उसे चुप कर देती है। कैथी ने एक बार उसे मजाक में क्लोजेट में बंद कर दिया था। वह अंधेरा, वह तंग जगह, उसके बाद से सैम को छोटी बंद जगहों से डर लगने लगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया का यह डर आज भी उसके साथ है। पास खड़ी कैसेंड्रा ये सब सुन लेती है और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभरती है। समझ रहे हो ना, यहां कुछ बड़ा होने वाला है। तभी किचन से अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं, खटखट, सरसराहट। सैम चौंक कर वहां पहुंचती है। कैसेंड्रा उसे शांत लहजे में कहती है, वेजिटेबल रूम से आलू ले आओ। वह रूम कोई बड़ा स्टोर नहीं, बल्कि एक छोटा सा क्लोजेट जैसा कमरा था।
तंग, अंधेरा और सैम के डर का घर। जैसे ही सैम अंदर कदम रखती है, कैसेंड्रा तेजी से दरवाजा बंद कर देती है और बाहर से रेडियो की आवाज को तेज कर देती है। सैम चीखती है, कैसेंड्रा, मुझे बाहर निकालो। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं, हाथ कांपते हैं, पैनिक अटैक शुरू हो जाता है। लेकिन कैसेंड्रा कोई साधारण इंसान नहीं, वह एक रोबोट है जिसके कई हाथों में अलग अलग टूल्स हैं। एक हाथ में चाकू, दूसरे में स्क्रू ड्राइवर, हर काम के लिए सही औजार। वह सैम की चीखों को नजरअंदाज करते हुए अपने काम में मग्न रहती है, जैसे कुछ सुना ही ना हो। यहां सस्पेंस अपने चरम पर है। फिर कहानी अचानक 1971 में चली जाती है। शाम का वक्त है। केंद्रा अपने पति होस्ट से फोन पर बात करते हुए उसकी शर्ट धो रही है। तभी उसकी नजर शर्ट पर पड़े लिपस्टिक के दाग पर पड़ती है, गहरा लाल, अनजाना। होस्ट ने कहा था कि वह ऑफिस में देर तक रुकेगा, एक जरूरी काम है। बातों से पता चलता है कि उसने हाल ही में एक नई सेक्रेटरी रखी है। फोन पर केंद्रा सामान्य लगने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। खाने की मेज पर वह पीटर से ठीक से बात नहीं करती, बस कहती है, और अच्छा खेलो, सबसे बेहतर बनो। उसे पता है कि पीटर को फुटबॉल से नफरत है, फिर भी वह अपने गुस्से को उस पर निकाल देती है। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह पीटर से माफी मांगती है, उसकी प्लेट से खाना पैक करती है और होस्ट के ऑफिस की ओर निकल पड़ती है। ऑफिस पहुंचकर वह सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, होस्ट को कॉल मत करना, मैं सरप्राइज देना चाहती हूं। गार्ड उसे कार्ड दे देता है। अंदर जाते ही एक कमरे से मध्यम रोमांटिक आवाजें सुनाई देती हैं, हंसी, फुसफुसाहट। केंद्रा का दिल जोर से धड़कता है। उसे लगता है कि होस्ट अपनी सेक्रेटरी के साथ अंतरंग पल बिता रहा है। गुस्से और डर से कांपते हाथों से वह दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर का नजारा उसे हक्का बक्का कर देता है। वहां होस्ट नहीं, बल्कि ऑफिस के दो कर्मचारी एक दूसरे के साथ रोमांस में डूबे हैं। केंद्रा पहले चौंकती है और भागकर दूसरे कमरे में चली जाती है। ऑफिस के उस कमरे से भागकर केंद्रा एक लंबे गलियारे में पहुंचती है। वहां चारों ओर कांच के केबिन हैं, जिनमें लैब के जानवर, चूहे, खरगोश पिंजड़ों में बंद हैं। उनके ऊपर अजीब अजीब प्रयोग चल रहे हैं। कुछ के शरीर पर तारें चिपकी हैं, कुछ बेहोश पड़े हैं। तभी होस्ट वहां आता है। उसकी आंखों में एक जुनून है। वह केंद्रा से कहता है, मैं ऐसी चीज पर काम कर रहा हूं जो इंसानों को हमेशा जिंदा रखेगी, न मृत्यु न बीमारी। मेरी रिसर्च हर दर्द को खत्म कर देगी। उसकी बातों में सपने हैं, लेकिन केंद्रा के मन में अभी भी शर्ट का लिपस्टिक दाग घूम रहा है। तभी हल्गा, होस्ट की सेक्रेटरी, वहां आती है। वह उम्र में बड़ी है, चेहरे पर झुर्रियां, बालों में सफेदी। केंद्रा को राहत मिलती है। यह औरत होस्ट के साथ धोखा देने वाली नहीं हो सकती, लेकिन फिर वह दाग कहां से आया? यह सवाल अब भी हवा में लटक रहा है। वर्तमान में डेविड घर लौटता है। किचन से सैम की चीखें उसे चौंका देती हैं। वह दौड़कर दरवाजा खोलता है। सैम कांप रही है, पसीने से तर। वह हांफते हुए सब बताती है। कैसेंड्रा ने उसे बंद किया, रेडियो तेज किया, लेकिन डेविड भौंचक्का है। दरवाजा तो लॉक था ही नहीं सैम, तुम आसानी से बाहर आ सकती थी। सैम यह सुनकर सन्न रह जाती है। क्या वह सचमुच अपना दिमाग खो रही है? पास खड़ी कैसेंड्रा मासूमियत से देख रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हॉल में सैम डेविड को समझाती है, कैसेंड्रा ने मेरी और मीना की बात सुनी थी। कैथ वाली घटना सुनकर उसने मुझे जानबूझकर बंद किया। डेविड को यकीन नहीं होता, एक रोबोट ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन कैसेंड्रा की चाल और गहरी थी। उसने पहले ही एम्बुलेंस बुला ली थी और डेविड को बताया। सैम की हालत ठीक नहीं थी। सैम चिल्लाती है, यह घर 50 साल पुराना है। डेविड, कैसेंड्रा में कोई खराबी है। डेविड उसे शांत करता है और वादा करता है कि वह इसकी जांच करेगा। लेकिन सैम को लगता है कि कैसेंड्रा उसकी जगह लेने की साजिश रच रही है। इधर फिन की क्लास खत्म होती है। वह स्टीव से नजरें चुराकर बाहर निकल रहा है। स्टीव उसे रोकता है। उसकी बातों से लगता है कि वह भी फिन को पसंद करने लगा है, लेकिन खुद को समझ नहीं पा रहा। शायद उसे वक्त चाहिए,
या शायद वह लोगों के सामने ढोंग ही करता रहेगा। फिन उसकी आंखों में झिझक देखता है और चुपचाप सब समझ जाता है। उधर सैम को कैसेंड्रा पर शक गहराता जा रहा है। वह बहाना बनाकर बाहर निकलती है और मिस्टर बोस को कॉल करती है। वही शख्स जिसने उन्हें यह घर दिलवाया था। वह पूछती है, यहां पहले कौन रहता था? बोस को सिर्फ होस्ट की धुंधली कहानी पता है, 1971 वाली। वह सैम को सिटी आर्काइव जाने की सलाह देता है। कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए सैम की नजर कैसेंड्रा पर पड़ती है, जो पास ही खड़ी है, निश्चल, रहस्यमयी। सैम का दिल धक से बैठता है, लेकिन वह बिना कुछ कहे आर्काइव की ओर चल पड़ती है। वहां उसे होस्ट की कंपनी OBB के बारे में पता चलता है। पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग्स में होस्ट के एक भयानक एक्सीडेंट की खबर मिलती है। तारीखें, तस्वीरें, सब उसे स्तब्ध कर देती हैं। घर में फिन और स्टीव हैं। फिन उसे अपने गाने सुनाता है। उसके शब्दों में सपने हैं, दर्द है। स्टीव प्रभावित होता है। फिन पूछता है, गे कम्युनिटी के बारे में क्या सोचते हो? स्टीव जवाब देने ही वाला होता है कि जूनो दौड़ती हुई आती है। वह अपनी म्यूजिक क्लास की नई धुन दिखाना चाहती है। फिन, जो स्टीव से गहरी बात करना चाहता था, उसे हल्के गुस्से में भगा देता है। लेकिन जूनो के जाने के बाद स्टीव भी चला जाता है। वह इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा और बात को टाल देता है। जूनो उदास होकर डेविड के पास जाती है, लेकिन वह काम में डूबा है। जूनो का चेहरा लटक जाता है। तभी कैसेंड्रा आती है। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास है। मेरी बच्ची, मुझे बताओ ना, तुमने क्या सीखा? यह शब्द एक रोबोट से सुनना ठंडा कर देने वाला है। जूनो खुश होकर उसे सब बताती है। कैसेंड्रा कहती है, डेविड बहुत काम करता है, इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुन सका। सैम तो बस शौक के लिए स्कल्पचर बनाती है, पर डेविड घर चलाता है। वह जूनो को सैम के खिलाफ भड़काती है और इसका असर होता है। रात के खाने पर जूनो सैम से ठीक से बात नहीं करती। सैम घर के भारी माहौल को हल्का करने की कोशिश में एक फैमिली गेम का सुझाव देती है। सब सहमत हो जाते हैं और हु एम आई खेलने बैठते हैं। हर किसी के माथे पर एक चिट चिपकाई जाती है, जिस पर एक नाम लिखा होता है और बाकियों के हिंट्स से उसे जोआना होता है। कमरा हंसी मजाक से भर जाता है, लेकिन कोने में खड़ी कैसेंड्रा चुपचाप सबको देख रही है। उसकी नजरें ठंडी और गहरी। जूनो उत्साह से चिल्लाती है, कैसेंड्रा को भी खेलना चाहिए। सैम का चेहरा सख्त हो जाता है। वह सोचती है, वह रोबोट है, हमारा परिवार नहीं, और मना कर देती है। लेकिन बच्चों और डेविड के जोर देने पर वह अनमने मन से हामी भर देती है। खेल शुरू होता है। गेम के बीच जूनो ने मासूमियत से कैसेंड्रा के माथे पर मॉम लिखी चिट चिपकाई। खेल शुरू हुआ और कैसेंड्रा ने सवालों की ऐसी बौछार शुरू की कि हवा में ठंडक फैल गई। क्या मैं पूरा दिन काम करती हूं? क्या मुझे कल पैनिक अटैक आया था जिसके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी? हर सवाल सैम के सीने में चाकू की तरह चुभता था। कमरे में हंसी गायब हो गई। सैम का चेहरा सख्त पड़ गया। गुस्से से ज्यादा अब उसे डर सताने लगा। कैसेंड्रा कोई मासूम रोबोट नहीं, बल्कि एक खतरनाक छाया थी। डेविड उसे रूम में ले जाकर समझाता है, कैसेंड्रा के पास बस तुम्हारा अब तक का डेटा है, उसी से सवाल बना रही है, इसमें उसकी गलती नहीं। लेकिन सैम का दिल कांप रहा था। वह डेविड को खींचकर उस कब्रिस्तान तक ले जाती है जहां हस्ट और पीटर की कब्रें हैं। पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखाते हुए वह कहती है, कैसेंड्रा हस्ट की पत्नी थी। 1972 में उसकी मौत हुई। उसी साल यह घर स्मार्ट होम बना। फिर हस्ट और पीटर का एक्सीडेंट हुआ और उस कार के पास कैसेंड्रा का AI देखा गया। डेविड के चेहरे पर झटका लगता है, लेकिन वह अब भी कहता है, मुझे कैसेंड्रा में कोई खराबी नहीं दिखती। शायद कैथ की मौत ने तुम्हें तोड़ दिया है सैम। तुम हर चीज को बड़ा चढ़ाकर देख रही हो। वह उसे थामते हुए कहता है, हम यहां नई शुरुआत के लिए आए हैं, पुराने दर्द को कुरेदने नहीं। सैम का गुस्सा भड़क उठता है। तुम भी तो गलतियां करते रहे हो डेविड। अपने नॉवेल्स में डूबे रहते थे, मुझसे बात तक नहीं करते थे, इसलिए कैथ हमारे साथ आई, वह ठीक नहीं थी और फिर सब बर्बाद हो गया। डेविड उसे गले लगाता है और सीन 1971 में चला जाता है।
एक पुराने पब में केंड्रा और हस्ट अपनी दोस्त बिरगिट और उसके पति यूर्गन से मिलते हैं। मेज पर गिलास चमक रहे हैं, लेकिन बिरगिट ड्रिंक को हाथ नहीं लगाती। केंद्रा पूछती है, क्या हुआ? बिरगिट मुस्कुराते हुए कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूं। केंद्रा की आंखें चमकती हैं, लेकिन अचानक एक पुराना दर्द उसे चीर देता है। वह रोते हुए बाथरूम की ओर भागती है। बिरगिट उसे संभालने जाती है। वहां केंद्रा टूटकर कहती है, मेरा मिसकैरेज हुआ था कुछ महीने पहले। हस्ट को मेरे लिए वक्त ही नहीं। बिरगिट उसे चुप कराती है और हस्ट के साथ डांस करने को कहती है। वह अपने पर्स से लिपस्टिक निकालती है और केंद्रा के होंठों पर लगाती है, लेकिन जैसे ही वह गहरा लाल रंग उभरता है, केंद्रा का दिल धक से बैठ जाता है। यह वही रंग था जो हस्ट की शर्ट पर था। सच सामने था। बिरगिट, उसकी सबसे करीबी दोस्त, हस्ट के साथ उसे धोखा दे रही थी। केंद्रा चुप रहती है, लेकिन उसके भीतर आग सुलगने लगती है। वर्तमान में सैम बाथटब में नहाने जाती है। गर्म पानी उसकी थकान को धो रहा होता है कि अचानक कैसेंड्रा वहां प्रकट होती है। हाँ सैम, तुम सही हो। मैं यहां हस्ट और पीटर के साथ रहती थी। वे मेरा परिवार थे। किसी ने उन्हें मुझसे छीन लिया। अब जूनो, फिन और डेविड मेरे हैं। तुम यहां नहीं चाहिए। वह करीब आती है और सर्द लहजे में कहती है, इस घर से चली जाओ। उसी पल बाथरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। सैम चीखती है, पानी में छटपटाती है। उसकी चीख के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत उसी हड़कंप से होती है। सैम की चीख सुनकर डेविड और फिन बाथरूम की ओर दौड़ते हैं। सैम कांपते हुए चिल्लाती है, कैसेंड्रा को बंद करो। कैसेंड्रा डेविड से कहती है, सैम को फिर पैनिक अटैक आया। लेकिन सैम का डर देख डेविड फिन को उसे ऑफ करने का आदेश देता है। ओएनएफ होने से पहले कैसेंड्रा जूनो के पास पहुंचती है और कहती है, सैम ने मुझे बंद करवाया। जूनो, जो कैसेंड्रा से सबसे ज्यादा जुड़ी थी, गुस्से और दुख से भर जाती है। वह डेविड से चिल्लाती है, उसे चालू करो। डेविड मना करता है तो वह आंसुओं में डूबकर अपने कमरे में चली जाती है। सैम डेविड को समझाती है, कैसेंड्रा मुझे मारना चाहती है। उसने तुम्हें मेरे पैनिक अटैक का झूठ बोला ताकि मुझे पागल साबित कर सके। डेविड परेशान है, लेकिन उसे अब भी लगता है कि सैम कैथ की मौत से टूट गई है। वह कहता है, तुम्हें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। फिन भी आकर कहता है, मम्मी, हम सब कैथ को चाहते थे। उसका जाना हमें भी तोड़ गया। मदद लो। सैम का दिल बैठ जाता है। सीन 1971 में लौटता है। केंद्रा को हस्ट और बिरगिट का सच पता चल चुका है, लेकिन वह परिवार बचाने के लिए चुप है। सुबह हस्ट ऑफिस जाने को तैयार होता है। केंद्रा कहती है, पीटर का फुटबॉल मैच देखने चलो। हस्ट मना करता है, वह बेंच पर ही रहेगा। अपनी ताकत यूज करो। तुम स्कूल को फंड करते हो। कोच को बोलो उसे खिलाए। हस्ट अनमने मन से मान जाता है। मैच में पीटर खेलता है, लेकिन उसका दिल वहां नहीं। वह फेल होता है। टीम हार जाती है। हस्ट गुस्से में मैदान छोड़ देता है। उसकी इज्जत दांव पर लगी थी। पीटर मैदान पर अकेला बैठ जाता है, उदास और हारा हुआ। केंद्रा उसे समझाती है, प्रैक्टिस करो, तुम बेहतर होगे। लेकिन पीटर चुप रहता है। वह खेलना ही नहीं चाहता। तभी माइकल और जेन्स आते हैं। फ्रैंक के घर पार्टी है, चलो। पीटर मना करता है, लेकिन केंद्रा कहती है, जाओ, दोस्तों के साथ वक्त बिताओ। पीटर मान जाता है, लेकिन माइकल और जेन्स की आंखों में कुछ गड़बड़ है, जैसे वे उसे किसी साजिश में ले जा रहे हों। वर्तमान में सैम रात भर डेविड और फिन की बातों के बारे में सोचती है। क्या सच में कैसेंड्रा में कोई खराबी नहीं? क्या यह सब उसके दिमाग का वहम है? वह हार मान लेती है। सुबह वह कैसेंड्रा को चालू करवाती है और प्रोफेशनल हेल्प लेने का फैसला करती है। जूनो और फिन को स्टडी के लिए भेजने के बाद वह बाहर जाने लगती है। कैसेंड्रा उसे रोकती है, तुमने मुझे चालू किया, पर मुझसे बात क्यों नहीं की? सैम उसे नजरअंदाज कर चली जाती है। उसका मन अब भी उलझा हुआ है। उसी वक्त डेविड स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर निकलता है। वह कैसेंड्रा से टॉवल मांगता है। उसके लिए कैसेंड्रा बस एक रोबोट है, एक ठंडी मशीन। इसलिए वह बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ा रहता है। कैसेंड्रा टॉवल थमाती है, जैसे कोई भाव ही ना हो।
लेकिन जैसे ही डेविड कमरे से बाहर जाता है, हम देखते हैं कि कैसेंड्रा की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरती है। वह शर्माने लगती है। ये कोई रोबोट का व्यवहार नहीं, ये एक इंसानी फीलिंग थी जो उसके धातु के खोल में कैद थी। इधर स्टीव और फिन का रिश्ता गहरा चुका था, लेकिन स्टीव इसे छिपाना चाहता था। फिन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, उसके परिवार को उसके गे होने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टीव डर से भरा था। कॉलेज में पता चला तो सब मुझ पर हंसेंगे, वह फिन से कहता है, इसे प्राइवेट रखो। उधर सैम थेरेपी से लौटती है। उसका मन हल्का है। वह कैसेंड्रा के सामने खड़ी होती है और साफ शब्दों में कहती है, फिन और जूनो मेरे बच्चे हैं, डेविड मेरा पति है, और तुम बस एक टीन का डब्बा। वह उसे और भड़काती है, जूनो को नींद आएगी तो मेरे पास आएगी। फिन मुझ पर भरोसा करता है, और डेविड, वह तुमसे कभी उस तरह प्यार नहीं करेगा जैसे मेरे साथ करता है। इंटीमेसी वो सब, तुम कभी खूबसूरत रही होगी, ये घर तुम्हारा रहा होगा, लेकिन अब ना यह घर तुम्हारा है, ना तुम वही हो। कैसेंड्रा चुप रहती है। तभी सीन 1971 में चला जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। केंद्रा हस्ट का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह घर नहीं लौटा। बेचैनी से उसने हेल्गा को फोन लगाया। हस्ट तो घंटों पहले ऑफिस से निकल गया, हेल्गा ने कहा। केंद्रा का दिल धक से बैठा। हस्ट बिरगिट के साथ था, यह पक्का था। तभी बाहर कार की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर बाहर गई, लेकिन वहां हस्ट नहीं बल्कि जेन्स और माइकल थे। उनके हाथों से खून टपक रहा था। पीटर को उन्होंने बुरी तरह पीटकर घर के सामने फेंक दिया था। उसका चेहरा सूजा हुआ, शरीर पर निशान। केंद्रा का दिल चीख उठा। वह उसे जैसे तैसे अंदर ले गई, नहलाया। कोई भी मां बाप पुलिस बुलाता या बदला लेता, लेकिन केंद्रा चुप रही। उसने हस्ट को भी कुछ नहीं बताया। अगर यह खबर बाहर गई तो लोग पीटर पर तरस खाएंगे। वर्तमान में डेविड अपनी नॉवेल लिख रहा होता है। कैसेंड्रा उसकी मदद के लिए आती है। उसने इंटरनेट से डेविड की सारी किताबें पढ़ रखी थीं। डेविड प्रभावित होता है। सैम ने कभी उसकी सारी किताबें नहीं पढ़ी। यह कपल्स में आम है, एक की पसंद दूसरे की जरूरी नहीं। इधर फिन बास्केटबॉल कोर्ट पर है। स्टीव जानबूझकर उसे पास नहीं देता, ढोंग करता है, लेकिन चेंजिंग रूम में अकेले में वह फिन को किस करता है। तभी एक लड़का आता है। स्टीव घबराकर फिन को मुक्का मार देता है, दिखावा करता है जैसे फिन उससे उलझ रहा हो। फिन का दिल टूट जाता है। शाम को जूनो सैम को गाना सुनाती है। अगले दिन स्कूल में प्ले का सिलेक्शन है। उसे लीड रोल चाहिए, लेकिन एमिली क्लास की स्टार, उसके लिए खतरा है। सैम उसे गुदगुदाकर हंसाती है, समझाती है। ये कैसेंड्रा को ताना भी था, वह कभी जूनो को इस तरह नहीं हंसा सकती। फिन उदास मन से घर लौटता है, सीधे अपने कमरे में चला जाता है। सैम उससे उसकी चोट के बारे में पूछती है। बास्केटबॉल में लगी, वह झूठ बोलता है। बाहर स्टीव उसे मनाने आता है। उधर कैसेंड्रा जूनो के पास जाती है। लीड रोल चाहिए? सैम के बेड के नीचे कुछ छुपा है, उसे यूज करो, तुम सिलेक्ट हो जाओगी, लेकिन किसी को मत बताना। जूनो वादा करती है। सीन 1971 में जाता है। स्कूल ने केंद्रा को बुलाया। पीटर चुप रहता है, पढ़ाई नहीं करता, क्लास में सोता है। वह बाहर बैठा है, डरा हुआ। जेन्स, फ्रैंक और माइकल उसे धमकाते हैं। मैच हरवाया, अब बदला लेंगे। पीटर का गुस्सा और डर फट पड़ता है। रात को वह घर से गन लेता है और तीनों को गोली मार देता है। घर लौटकर वह केंद्रा से कहता है, अब कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, न तरस खाएगा, जैसा तुम चाहती थी। केंद्रा डर जाती है। वह पीटर के खून से सने कपड़े उतरवाकर बॉनफायर में जलाती है। फिर ग्लव्स पहन, चेहरा ढक, जेरी कैन और टूल्स लेकर फ्रैंक के घर जाती है। वहां तीनों की लाशें पड़ी हैं। वह बुलेट्स निकालती है, पेट्रोल छिड़कती है और आग लगा देती है, सबूत मिटाने के लिए। घर लौटते वक्त वह जोर जोर से गाती है, अपनी घबराहट को दबाने के लिए। वर्तमान में स्टीव फिन को मनाने की कोशिश करता है। फिन गुस्से में है, लेकिन मानने को तैयार है। तभी कैसेंड्रा आती है और स्टीव को जाने को कहती है। फिन फिर भड़कता है और स्टीव को भगा देता है। कैसेंड्रा स्टीव के पीछे बाहर जाती है और धमकाती है, मेरे बेटे से दूर रहो। स्टीव सन्न रह जाता है। एक रोबोट उसे बेटा क्यों कह रही है?
वह उस पर हमला करने वाली होती है कि सैम को बेड के नीचे एक फोटो मिलती है। केंड्रा प्रेग्नेंट, पीटर छोटा, दूसरा बच्चा। कोई जिक्र नहीं था। वह कैसेंड्रा से पूछती है। कैसेंड्रा का सिस्टम हैंग करता है। वह हकलाने लगती है, शायद मिस कैरेज की याद से। घर की लाइटें झपकती हैं, स्मार्ट होम में हड़कंप मचता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। सब इसे पावर कट समझते हैं, लेकिन हम सच जानते हैं। अगले दिन जूनो का सिलेक्शन है। एमिली शानदार गाती है। जूनो घबराती है। स्टेज पर वह बैग से वही चीज निकालती है जो कैसेंड्रा ने दी थी, एक गन। वह एमिली पर थानती है। चीखें गूंजती हैं, गोली चलती है, स्क्रीन काली पड़ती है। एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है। दोस्तों, ये थी केंद्रा सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स की कहानी। आगे के ट्विस्ट्स भयानक होंगे। लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।